हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज से एक नई सीरीज शुरू की जा रही है जो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को प्रारंभ किया जा रहा है। इस सीरीज के एक प्रारूप के अंतर्गत बात किया जाए तो इस सीरीज का हम एक आपको प्रारूप बता देते हैं, फिर आपको इसका डिटेल में जो आज टॉपिक पढ़ाना है उसके बारे में पढ़ें। जैसे कि आज हमारा जो पहला लेक्चर रहेगा वह है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का रहेगा। मतलब कि ये टॉपिक आपके जो भी सिलेबस में है, इन जो यूपीएससी के स्टडी मटेरियल मतलब कि जो सिलेबस में आते हैं, तो ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट का एक एक टॉपिक है। ये टॉपिक है, इसके अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक होगा यानी कि पहली क्लास जो होगी वह एनवायरनमेंट की होगी। इसी तरीके से देखा जाए तो जो भी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के जितने भी मेजर टॉपिक आते हैं उन सभी को इन क्लासों के अंतर्गत कवर किया जाएगा। ये आपको डेली एक क्लास दी जाएगी और आपके डेली एक क्या आपके प्रत्येक सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, तो कभी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपके जो 25 मई मतलब कि जो मई में एग्ज़ाम है, तो इस एग्ज़ाम को टारगेट करके ही आपका ये शुरू किया गया है। उसके पहले मतलब कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, जब आपका मई में एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के 10 दिन पहले ये सीरीज़ फिनिश कर दी जाएगी। तो ये जो टेन्योर है, जैसे कि आपका आज 20 फरवरी है, 20 फरवरी के इस सेशन को शुरू कर रहे हैं। तो 20 फरवरी से आपका टोटल फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मतलब कि 3 4 महीने में पूरा जितना भी आपका टेन्योर है, इस टेन्योर में आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। जिसमें जीएस के टॉपिक भी रहेंगे और कुछ सी सेट के भी टॉपिक रहेंगे, जिसमें सभी को एक साथ कवर कराएंगे। जैसे कि आज हमारा एक एनवायरमेंट का होगा, वैसे ही आपका नेक्स्ट डे जैसे कि ओजोन हो गया, फिर इकोलॉजी हो गया। तो इस तरीके से पूरे पूरे टॉपिक होंगे और साथ ही साथ उसमें प्रश्नों का प्रारूप भी आपको बताया जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रारूप पर ध्यान दिया जाएगा। फिर आपके और भी सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी। हिस्ट्री में आपका कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो उन टॉपिक को भी आपके कवर कराया जाएगा। साथ ही क्वेश्चन के प्रारूप को बताया जाएगा, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर हुआ आपका, एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया। तो इस तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, इकोनॉमी और उसके साथ साइंस। साइंस के बाद आपके जो भी सब्जेक्ट बचते हैं, तो इनको आपके पूरे चीजों को एक एक करके कवर कराएंगे। तो ये हमारी सीरीज आज से शुरू की गई है, तो आप इस सेशन को लाइक भी करें और इसको सेव करके रखें और इसको शेयर भी करें, क्योंकि ये सीरीज आपके 3 महीने चलने वाली है। मतलब कि जब तक आपका यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है तब तक इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा, जिसमें कोई दिन आपका एक क्लास भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी, मतलब कि जैसे वीडियो अपलोड बन जाएगा वैसे ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये आपका सेशन है, तो आप हमारी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको और पहले अपडेट दे दिया जाएगा। तो आप इसको कंटिन्यू करिए। चलिए, तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा आज ये सेशन का पहला दिन है, यानी कि 20 फरवरी को हमारा पहला दिन है। 20 फरवरी के अंतर्गत हम पहले दिन के अंतर्गत अपने सेशन को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक आता है वो आता है इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के बारे में आपसे पढ़ा जाएगा कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किस तरीके से, मतलब कि क्या विशेषताएं होती हैं। जैसे कि एक प्रारूप को देख लेते हैं कि हमने इसमें प्रारूप बनाया हुआ है कि आपको पढ़ाने के लिए, कि जैसे कि हम जब पर्यावरण को स्टार्ट करेंगे टॉपिक में, तो एक सामान्य परिचय को भी देखा जाएगा, पर्यावरण के प्रकारों को भी देखा जाएगा, पर्यावरण के संगठक को देखा जाएगा, मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ा जाएगा, पर्यावरण से संबंधित अधिनियम और पर्यावरण से संबंधित संगठन। तो आपके संगठन से भी क्वेश्चन आते हैं, अधिनियम से भी क्वेश्चन आते हैं, विशेषताओं से भी आते हैं, संगठक से भी पूछ लिया जाता है, प्रकारों से भी और सामान्य परिचय से। तो आपका एक ओवरऑल एक टॉपिक को इस क्लास के अंतर्गत कराया जाएगा, जिसमें आपका जिस जिस सेक्शन से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हों और जो वो क्वेश्चन का प्रारूप रहता है, उसी तरीके से आपको इस पैटर्न में फॉलो किया जाएगा। तो अभी हम एक प्रश्न का सबसे पहले तो यानी कि इसको टॉपिक को शुरू करने के पहले एक प्रश्न का प्रारूप देख लेते हैं कि किस तरीके के आपके प्रश्न बनते हैं और किस तरीके के प्रश्न आने की एक पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कि ये आपका पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्वेश्चन दिया गया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है कि पर्यावरण जो है वह जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण है। तो पर्यावरण कैसा है? वह जैविक और अजैविक घटकों का संगठन है, सम्मिश्रण है। फिर दूसरा कथन कहता है कि पर्यावरण के एक घटक सदैव स्थिर रहते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है।
कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1, ऑप्शन बी में केवल 2, ऑप्शन सी में 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी में ना तो 1 ना तो 2। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन है वो ए सही है, क्योंकि इसमें क्या स्टेटमेंट दिया गया है कि पर्यावरण जो है वह जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण है। ये सही है। अभी हम जब हम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से सम्मिश्रण है और ये सदैव स्थिर होता है, तो ये कतई गलत है, ये स्थिर नहीं होता है। तो इस कारण से आपका दूसरा कथन गलत हो जाता है, पहला कथन सही होता है, तो ये आपका ऑप्शन ए होगा। तो इस तरीके से आपका एक प्रश्न का प्रारूप देख लिया। फिर हम दूसरे प्रश्न के प्रारूप की ओर चलते हैं, तो देखते हैं कि आपसे मान लो डेफिनेशन पूछ लिया कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? इस तरीके का पूछ लिया जाए और ऐसे ऑप्शन दे दिए जाए, जिसमें पहला ऑप्शन दे दिया जाए कि भूमि, जल, वायु, पौधों, पशुओं कि प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, पहला कथन दे दिया। दूसरा कथन दे दिया कि यह उन संपूर्ण दशाओं का योग है जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट दे दिया। तीसरा स्टेटमेंट जो आता है भौतिकीय, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है। तो इस तरीके से ये तीसरा स्टेटमेंट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके दिए गए और चौथा स्टेटमेंट जो दिया गया है उसमें कह दिया है कि उपयुक्त सब। तो आपको बताना है कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। इसको हम डिटेल में अभी इस तरीके से आपका पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें अभी डिटेल में पढ़ा जाएगा, तो आपको वो चीजें और डिटेल में बताई जाएंगी। बट अभी हम प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि एक प्रारूप दिखा रहे हैं। तो इस प्रारूप के अंतर्गत आपको बता देते हैं कि इसमें आपका ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि पर्यावरण में ये सब चीजें शामिल होती हैं कि भूमि, जल, वायु, पौधों, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर में एक अस्तित्व में विराजमान होती है। और यह जो है एक संपूर्ण दिशा में योग को व्यक्ति के एक विषमय बिंदु को घेरे हुए भी है। साथ ही यह भौतिकीय, जैविकीय और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये एनवायरमेंट के बारे में है, जिसमें उपयुक्त कथन तीनों ही सत्य हैं। तो ये आपने प्रश्न का एक प्रारूप देख लिया कि इस तरीके के प्रश्न होते हैं। अब चलते हैं हम एनवायरमेंट के मेन लेक्चर की ओर कि एनवायरमेंट का लेक्चर क्या है। तो हमारा जो पहला लेक्चर के अंतर्गत जो पहला टॉपिक आता है सामान्य परिचय। क्योंकि हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसके पहले हमें उसकी एक सामान्य परिभाषा के साथ उसका एक ऐसा नॉलेज होना चाहिए कि जैसे आपसे कोई रैंडम पूछ ले कि एनवायरमेंट क्या है या एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किससे होती है, एनवायरमेंट शब्द किससे बना है। तो इस तरीके के अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो वो आपसे बनने चाहिए। तो हम चलते हैं सबसे पहले एनवायरमेंट के बारे में। तो एनवायरमेंट जो है एक तरीके से इस शब्द की जो उत्पत्ति है फ्रेंच भाषा की एनवायरन से हुआ है। किससे इसकी उत्पत्ति होती है? ये फ्रेंच भाषा का जो एनवायरनर हुआ है उसके से इसकी उत्पत्ति होती है। और जिसका अर्थ क्या होता है? घिरा हुआ या घेरना। तो ये इसका क्या अर्थ होता है कि इसका अर्थ होता है घिरा हुआ या घेरना। और इसकी उत्पत्ति होती है फ्रेंच भाषा के एनवायर शब्द से। तो एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति के बारे में जान लिया। अब जानते हैं कि इसकी परिभाषा किस तरीके से है और ये परिभाषा क्या है। तो परिभाषा के अंतर्गत बात करें तो परिभाषा जो आती है वो कहती है कि प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट परिवेश में रहता है। जैसे कि कोई भी जीव है, हम भी हैं, जैसे कि हम अपने हमारा एक एनवायरमेंट है कि हम रूम में रहते हैं, यानी कि एक घर में रहते हैं। घर में भी हमारे एक स्पेस है कि हम वहां ज्यादातर समय पर रहते हैं और स्टडी करते हैं। कि हम टेबल रखा हुआ है, चेयर रखा हुआ है, वहां पर हमारा एक इन्वायरमेंट क्रिएट है, वहां से हम स्टडी करते हैं। एक विशिष्ट परिवेश है, यानी कि हम वहां से हमारा एक विशिष्ट स्थान है, वहां पर हम स्टडी कर रहे हैं। और उसमें जैसे कि इन्वायरमेंट के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट परिवेश में रहता है। यानी कि प्रत्येक जीव का अपना विशिष्ट परिवेश होता है और जीव और उसका परिवेश जो होता है वह एक दूसरे को प्रभावित करता है। यानी कि आप जैसे कि जिस जगह रह रहे हैं या फिर जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं और आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वो सोसाइटी जो है वो आपको कहीं न कहीं इफ़ेक्ट डालती है। यानी कि सोसाइटी का इफ़ेक्ट आपके ऊपर रहता है। आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे क्योंकि आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं कि सोसाइटी का प्रेशर होता है या फिर कुछ जो कंट्राडिक्शन होते हैं, तो वो चीज़ें आती हैं। तो उसी तरीके से हमारा एक एनवायरनमेंट जो होता है, जो प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट परिवेश में रहता है, यानी कि जीव का भी एक विशिष्ट परिवेश है। लेकिन जो परिवेश है वो जीव को एक दूसरे से प्रभावित कर रहा है। क्या कर रहा है? एक दूसरे से प्रभावित कर रहा है, एक दूसरे से इफेक्ट कर रहा है। और यह किसी जीव या जीवों का यही परिवेश जो होता है वह एनवायरनमेंट कहलाता है। तो एनवायरनमेंट क्या कहलाता है? एक ऐसा परिवेश जहां पर जीव और उसका परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करे, और वह एक ऐसा परिवेश जहां पर किसी जीव या जीवों का समूह उस परिवेश में रहता हो, वो एनवायरनमेंट कहलाता है।
अब इन्वायरमेंट के अंतर्गत बात करें तो इन्वायरमेंट में जैसे कि आपका जंतु भी आते हैं, वनस्पति भी आते हैं, सूक्ष्म जीव भी आते हैं, वनस्पति और जीव भी आते हैं। तो इसमें जो देखा जाए तो ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं और इंटरकनेक्ट के साथ ही इन्वायरमेंट से भी कनेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट वाली स्थिति होती है और इनके चारों तरफ जो एक आवरण उपस्थित होता है, यानी कि जो एक दूसरे को प्रभावित करने वाला जो इन्वायरमेंट मतलब की एक जो आवरण है, वो जो है वह पर्यावरण कहलाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है कि प्रत्येक जीव का अपना एक विशिष्ट परिवेश होता है और इस परिवेश के अंतर्गत बात करें तो ये अपना यानी कि उस जो ये जीव और उसके परिवेश को एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और ये जीव जो है जीवों का ये परिवेश एनवायरनमेंट कहलाता है। और ये इस तरीके से आपको ये सिनॉप्सिस बनाया गया है जिसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें इस तरीके से ये इफेक्ट कर रहा है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पर्यावरण के प्रकार के बारे में। जैसे कि हमने तो जान लिया कि पर्यावरण क्या है, जो कि एक सामान्य परिचय के तौर पर है। पर्यावरण के प्रकारों के बारे में बात करें तो पर्यावरण के प्रकार 2 तरीके के होते हैं। पहला प्रकार आता है आपका नेचुरल होता है, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण होता है। दूसरा आता है आपका मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण कैसा होगा? जिसमें भूमि, जल, वायु, पादप होंगे, उस तरीके का आवरण होगा। मानव निर्मित पर्यावरण कैसा होगा? कि मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण होगा कि मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया अपनी सुख-सुविधाओं के अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग जो भी एनवायरनमेंट को निर्मित किया जाता है, तो वो ना मानव निर्मित एनवायरनमेंट के अंतर्गत आ गया। तो इसमें आप प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत देखते हैं कि एक तरीके से एक प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत जैसे कि सामान्य भाषा में तो ये समझ लिया प्राकृतिक मतलब कि नेचुरल है, नेचुरल मतलब कि भूमि, जल, वायु, पादप से मिलकर जो आवरण बना है वो प्राकृतिक पर्यावरण हो गया और जो मानव के द्वारा खुद निर्मित है यानी कि अपनी आवश्यकताओं, सुख-सुविधाओं के अकॉर्डिंग जो निर्मित पर्यावरण है वो मानव निर्मित हो गया। तो पर्यावरण के 2 डिफरेंशिएशन हो गए। अब बुक की भाषा में समझ लेते हैं कि किस तरीके से होता है कि प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है एक प्राकृतिक परिवेश की तरह होता है जिसमें भूमि, जल, वायु, पादप और जीव-जंतुओं को मिलाकर कर एक आवरण बनता है। जिसमें आपका स्थल मंडल होता है, जल मंडल होता है, वायुमंडल होता है और जैव मंडल होता है। तो इस तरीके से ये प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है, जिसमें स्थल, जल, वायु और जैव मंडल सभी एक दूसरे से सुमेलित होते हैं। तो ये एक तरीके का जो आवरण होता है, वह प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा हमारा जो आता है मानव निर्मित पर्यावरण, जो मानव के द्वारा निर्मित होता है, जिसमें मनुष्य द्वारा निर्मित परिदृश्य जिनका निर्माण मनुष्य की आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी कि मनुष्य को जो भी नीड होती है, नीड एवं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस एनवायरनमेंट का निर्माण किया जाता है। जैसे कि फसल उत्पादन, वाणिज्यिक व्यापारिक संकुल होना, औद्योगिक संकुल होना, परिवहन संकुल होना। तो इस तरीके के जो एनवायरनमेंट होते हैं वो आपके प्राकृतिक मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो अभी कौन-कौन से प्रकार हो गए? एक आपका मानव निर्मित, एक प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें ये डिफरेंशिएशन है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर्यावरण के घटक की ओर। तो पर्यावरण के घटक के अंतर्गत देखा जाए तो पर्यावरण के मुख्यतः 3 प्रकार के घटक होते हैं। एक घटक होता है आपका भौतिक घटक यानी कि अजैविक, जैसे कि अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था, उसमें क्या आया हुआ था कि पहला पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण है। इस तरीके का प्रश्न था। तो पर्यावरण में किस तरीके के घटक है? एक जैविक भी है, एक अजैविक भी है और एक होता है ऊर्जा संगठक। मतलब कि एक ऊर्जा संगठक अलग होता है, 3 घटक होते हैं, 3 घटक अलग-अलग तरीके से वर्क करते हैं, जिसमें जैविक, अजैविक या भौतिक घटक जो होता है उसमें स्थल, वायु, जल आदि जो होते हैं वो सभी सम्मिलित होते हैं। तो ये स्थल, जलवायु से संबंधित होते हैं और जो दूसरा आता है आपका जैविक घटक जिसके अंतर्गत आपके पादप, मनुष्य समेत जंतु एवं सूक्ष्म जीव का सम्मिलित होना होता है। मतलब कि इसमें ये सब चीजें सम्मिलित होती हैं। कौन-कौन सी? पादप भी सम्मिलित होंगे यानी पेड़-पौधे सम्मिलित होंगे, मनुष्य भी सम्मिलित होगा, जंतु भी सम्मिलित होंगे, सूक्ष्म जीव भी सम्मिलित होंगे। तो इस तरीके से ये जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। ऊर्जा संगठक के अंतर्गत जो आएँगे, वो आएँगे जैसे कि आपका सौरिक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और आपकी इन सभी का एक सम्मिलित रूप इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये आपके एक मतलब कि इन सभी से मिलाकर आपका यानी कि ये प्रमुख संगठक होते हैं, इन सभी से मिलाकर आपके एनवायरनमेंट का निर्माण होता है। तो एनवायरनमेंट में भौतिक के अंतर्गत कौन-कौन सा है? वायुमंडल यानी कि स्थल, वायु, जल आदि आते हैं। सुख जैविक में पादप, मनुष्य और जैव एवं सूक्ष्म जीव और ऊर्जा में सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। अब वायुमंडल जो होता है वो एक तरीके से पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत एक गैसीय आवरण है।
यानी कि जो आपका अजैविक घटक में है, वो एक पृथ्वी के आवरण में बना हुआ एक जैविक आवरण होता है। जल जो होता है वह पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र कार्बनिक पदार्थ होता है। तो इस तरीके से एनवायरमेंट है। जो मृदा होती है वह भूपर्पटी पर सबसे ऊपरी परत होती है, जिसमें खनिजों को आंशिक रूप से उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के द्वारा निर्मित होती है। तो ये सभी फैक्टर जो होते हैं वो आपके भौतिक और अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जैविक में आपके पादप और सूक्ष्म जीव और जीव आते हैं। जैसे पादप जो होते हैं वह जैविक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो होते हैं वह पौधों से ही निर्मित होते हैं। मतलब कि पौधे ही जो होते हैं वह जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिनका उपभोग पौधे स्वयं करते हैं। तो इस तरीके से ये पादपों में होता है। फिर जीव जो आते हैं वह स्वपोषित भी होते हैं और परपोषित भी होते हैं, यानी कि ये अपना भोजन अपने स्वयं से भी बनते हैं, यानी कि अपना आहार जो होता है वो स्वयं भी निर्माण करते हैं। और दूसरा जो होता है कि वह दूसरे जीवों से भी अपना भोजन निर्माण करते हैं, जैसे कि कुछ मृत जीवी हुए, कुछ परजीवी होते हैं, कुछ प्राणी समजीवी होते हैं। तो इस तरीके से ये आपके जीवों के बारे में है। फिर आते हैं आपके सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं जैसे कि डिकम्पोजर, यानी कि जो वियोजक होते हैं, ये देखे जाए तो हाँ, आमतौर पर जैसे कि आपके पेड़ पौधे और जो जीव जंतु है उनके जैविक पदार्थों का जो सड़ा गला जो वियोजक वो उसको वियोजित करते हैं। तो ये आपके डिकम्पोजर के तौर तौर पर ये सूक्ष्म जीव आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके जैविक घटक के अंतर्गत है। फिर आते हैं ऊर्जा संगठक की ओर। तो ऊर्जा संगठक में आपके जैसे कि सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य से हमें पेड़ पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है। पेड़ पौधे से फिर जानवरों को शाकाहारी या मांसाहारी उनको प्राप्त होती है। उसके बाद अब घटक लेते हैं। तो एक ये सर्कल चलता रहता है। तो ऊर्जा संगठक के तौर पर चाल कार्य करती है, जैसे कि प्रकाश हुआ। तो इस तरीके से चीजें जो आती है वो एनवायरमेंट के अंतर्गत आती है। तो भौतिक यानी कि अजैविक, जैविक और ऊर्जा संगठन। तो ये 3 तरीके से इसके प्रमुख प्रकार होते हैं। अब आते हैं पर्यावरण की विशेषताओं के बारे में। तो पर्यावरण की विशेषताओं के अंतर्गत पहला तो आता है कि यह जैविक और अजैविक तत्वों के योग को पर्यावरण कहा गया है। तो किस तरीके से जैविक अजैविक? तो अभी हमने समझा है कि जैविक अजैविक किस तरीके से संबंधित है। फिर आता है जैविक विविधता, प्राकृतिक वास तथा ऊर्जा किसी पर्यावरण में मुख्य तत्व होते हैं। तो ये क्या होती है कि जो जैव विविधता है और जो प्राकृतिक वास है, यानी कि जहाँ पर ये एनवायरनमेंट है, जहाँ पर ये निवास कर रहे हैं, और ऊर्जा, किसी पर्यावरण के ये मुख्य तत्व होते हैं। पर्यावरण में समय तथा स्थान के साथ परिवर्तन होता रहता है। और पर्यावरण जो होता है वह अपने जैविक पदार्थों का उत्पादन करता है, जो विभिन्न जलवायु, विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। यानी कि एक तो ये जैविक पदार्थों का उत्पादन भी करता है, साथ ही ये विभिन्न जलवायु और स्थानों में भी भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। तो इस तरीके से है। और पर्यावरण जो होता है वो जैविक और अजैविक पदार्थों में एक व्यवहारिक संबंध पर आधारित होता है। मतलब कि इसमें एक व्यवहारिक रिलेशन होता है कि ये एक दूसरे के संबंधों पर, जैविक और अजैविक के पर निर्भर होता है। पर्यावरण की जो कार्यवाही होती है वह ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है। और पर्यावरण जो होता है वो पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने के लिए और अग्रसर होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पर्यावरण के बारे में ये प्रमुख विशेषताएं आती हैं। तो आपसे 4-5 तरीके की विशेषताएं पूछ ली जाएं कि पर्यावरण की प्रमुख विशेषताएं क्या कौन सी हैं, जैसे कि जैविक अजैविक तत्वों के योग को क्या कहा जाता है, या फिर इस तरीके की 4 विशेषताओं के बारे में पूछ लिया जाए तो ये विशेषताएं आती हैं। अब जान लेते हैं हम कुछ संबंधित अधिनियम और संगठन के बारे में। तो अधिनियम जैसे कि आपका स्थापना पूछ ली जाती है कि इसकी स्थापना कब हुई, और खास तौर पे ये कि जैसे कि इस किसी भी जो अभी प्राधिकरण है या अधिनियम है, उसके 10 साल हुए, 20 साल हुए या 50 साल होते हैं, तो उस कारण से वो चर्चा में रहता है। तो उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और क्या होता है कि साथ ही साथ आपके हेडक्वार्टर भी पूछ लिए जाते हैं। तो अभी हमारा पहला जो अधिनियम आता है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वह इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? वह भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। यह ट्रिब्यूनल जो है इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की जाती है। तो कब की जाती है इसकी स्थापना? 18 अक्टूबर 2010 को। फिर हम दूसरे अधिनियम की ओर चलते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की ओर। यह जो अधिनियम है इसकी शुरुआत होती है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 में जो हुआ था, उसके निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया।
तो कब इसको पारित किया गया? जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया, तो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा जाए तो इसमें क्या हुआ है कि जब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जब पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया, कहाँ पर जाकर आयोजित किया गया? स्टॉकहोम में। कब आयोजित किया गया? जून 1972 में। उसके निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 में पारित किया जाता है और इसे छाता विधान के नाम से जाना जाता है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि छाता विधान कौन सा अधिनियम है, यानी कि छाता विधान के अंतर्गत कौन सा अधिनियम आता है। तो छाता विधान के नाम से कौन सा अधिनियम आएगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया हुआ था। तो इसको पारित करने के पीछे क्या रीजन था? जो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी, उस टाइम पर जो त्रासदी हुई थी, उस त्रासदी को देखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के का रेफरेंस लेते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पारित किया गया। तो इस तरीके से ये दूसरा एक्ट है। तो कौन-कौन सा एक्ट है? एक आता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जो एनवायरनमेंट से संबंधित है, जो आपकी जो रिपोर्ट आती है उन सभी का रेफरेंस के तौर पर इसके द्वारा जारी किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में आया हुआ था। तो इस तरीके से आते हैं। अब आते हैं पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थान के बारे में। तो पर्यावरण से संबंधित कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थान क्या हैं? जैसे कि पहला संगठन आता है यूएनईपी। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि यूएनईपी का मुख्यालय कौन सा है, यूएनईपी की स्थापना कब हुई, और तो इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो आपको ये सब चीजें भी फैक्चुअल बेसिस पे भी याद रखनी होती है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है यूएनईपी का फुल नाम है और इसकी स्थापना होती है 1972 ईस्वी में और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में बनाया जाता है। तो कहाँ पर बनाया जाता है? नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय बनाया जाता है। इसकी स्थापना 1972 में की जाती है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नीरी के बारे में। तो नीरी आपसे कई बार पूछा गया है कि नीरी का मुख्यालय कहाँ पर है या फिर ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसके क्या उद्देश्य है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसे नीरी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना होती है 1958 में। कहाँ पर होती है? नागपुर में इसकी स्थापना होती है और यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि भारत सरकार के अधीन आता। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे कि वाटर सप्लाईज करना, सीवरेज प्लान होना, औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से इसके प्रमुख उद्देश्य आते हैं। 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के अंतर्गत बात की जाए तो इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं जैसे कि दिल्ली में है, मुंबई में भी है, चेन्नई में भी आती है, कोलकाता में भी आती है, हैदराबाद में आती है। तो इस तरीके से इसकी 5 ही प्रमुख क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं आती हैं। तो ये आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान के बारे में। अब आते हैं हम नेक्स्ट राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण के बारे में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण का जो पूरा नाम है वह राष्ट्रीय पर्यावरण पीलीय प्राधिकरण है, यानी कि एनईए का जो फुल फॉर्म है एनईएए है, यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। यह जो प्राधिकरण है वह किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत इस की स्थापना की जाती है और यह जो है वह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों में प्रतिबंधित करने हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण के अंतर्गत ये प्रमुख प्रावधान आते हैं जो इस मंत्रालय यानी कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित है। राष्ट्रीय अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत आता है और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण यानी कि जो आपका एक्ट 1986 में पारित किया गया था उसके हेतु मतलब कि उसके क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन और प्रक्रियाओं के क्षेत्र के संबंध में अपील की सुनवाई करना है। तो ये राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण आता है। ये जो सीरीज है आपकी रिवीजन के पर्पज से है कि आपका जो 3 महीने में पूरी जीएस का रिवीजन कराने का एक मोटिव है जिसमें आपका इतनी ज्यादा चीजें रिवाइज करा दें ताकि आप कुछ चीजें मिस भी करें तो वो चीजें आपकी इससे कवर अप हो जाए। अब नेक्स्ट आते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन की ओर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो स्थापना है वह होती है 17 मार्च 1951 को। तो कब इसकी स्थापना होती है? 17 मार्च 1951 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय जो है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में बनाया जाता है और इसका मुख्य कार्य पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना होता है। तो क्या करना होता है? पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन
करना होता है, तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं हम आगे पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के बारे में। तो ये जो एजेंसी है, इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की जाती है। तो इस एजेंसी की स्थापना कब की जाती है? 2 दिसंबर 1970 को इसकी स्थापना की जाती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संघीय एजेंसी होती है और इसका संबंध मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से होता है। तो इसका संबंध किससे है? मानव स्वास्थ्य से भी है, पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण और प्रवर्तन से संबंधित होता है। तो इस तरीके से इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट संगठन की ओर, ग्रीन पीस इंटरनेशनल के बारे में, जो कि एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन के तौर पर आता है। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। और ये जो एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन के अंतर्गत आता है। तो ये कौन सा है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल। अब नेक्स्ट की ओर चलें तो ये आता है नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में, जो एक तरीके से इसका स्थापना 1972 में नैरोबी केन्या में की जाती है। और यह संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी है जो पर्यावरणीय निरीक्षण और परीक्षण के लिए अंतर सरकारी तरीकों के द्वारा समन्वय के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये किस तरीके से है? जो अंतर सरकारी समन्वय है उनके तरीकों के समन्वय के लिए उत्तरदायी होती है, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1972 में होती है और मुख्यालय नैरोबी केन्या में बनाया जाता है। अब चलते हैं आईयूसीएन के बारे में। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर यानी कि आईयूसीएन के बारे में जानते हैं। आईयूसीएन जो है विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1978 को की जाती है, जिसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है और यह पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित मुद्दों को देखती है। तो आईयूसीएन का मुख्य कार्य क्या है? पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित मुद्दों को देखना। मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। स्थापना अक्टूबर 1978 में होगी, जो विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेटवर्क के तौर पर कार्य करता है। तो ये आईयूसीएन के बारे में पूरा ओवरऑल आता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन होता है, जिसका गठन 1961 में स्विट्जरलैंड के मोर्जेस में एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में किया जाता है और विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संरक्षण संगठन होता है, जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध और पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसके बारे में ये चीजें आती हैं। तो इस तरीके से ये सब चीजें आई हुई हैं, जिसका गठन 1961 में स्विट्जरलैंड के मोर्जेस में एक धारणा संघ ट्रस्ट के रूप में किया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर हमारे इन्वायरमेंट के जितने भी टॉपिक हैं वो ओवरऑल कवर होते हैं। यानी कि जितने भी ये टॉपिक हैं इन सब का इससे बाहर मैक्स मतलब कि इसका जो बेसिक है वो ऑल ओवर आपका इसमें कंप्लीट हो गया है। तो ये आपका कवर होता है। अब नेक्स्ट क्लास में जो होता है आपका नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, यानी कि इसका एक मतलब कि प्लेलिस्ट बनाई दी जाएगी यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 करके, जिसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट भी दिया जाएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट होगी, तो आप प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। अभी आज जैसे हमारा एनवायरमेंट का पहला टॉपिक है, फिर इसके आगे आपका इकोलॉजी का होगा, जो भी इसके रिलेटेड टॉपिक होंगे तो उनको होगा। साथ ही साथ हमारे द्वारा ये यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये आपके 2011 से 2024 तक के प्रश्नों को भी सॉल्व किया जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस क्वेश्चन में आपका पहला लेक्चर जल्दी ही आएगा, जिसमें 2011 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा और उसके बाद आपके 2012, 13, 14, 15, तो इस तरीके से आपके टोटल इतने सालों के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी सॉल्व किया जाएगा। तो आज के इस सेशन की जो फिनिश है अब यहाँ पर करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आपके दूसरे सब्जेक्ट की आएगी, तो वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ताकि ये रहे कि सभी को पता रहे कि इस तरीके की एक सीरीज चलाई जा रही है, कि अगर आपकी तैयारी अभी नॉर्मल है तो इससे सीरीज के अंतर्गत आपको पूरी तैयारी कराने का एक टारगेट रखा गया है। धन्यवाद।